बच्चों आज का हमारा टॉपिक है शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ। तो ये चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा का एक टॉपिक है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, एक प्रतिरोध दिया गया है और हमने मान लिया कि ये प्रतिरोध R है और ये प्रतिरोध R बच्चों एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ा हुआ है और हमने मान ली कि इसकी वोल्टता है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। हमें क्या करना है, इस परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए कि ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है ना बच्चों, इससे निकलने वाली धारा की दिशा फिक्स नहीं होती, वो हर अपने अर्धावर्तकाल के पश्चात दिशा को बदलती है। लेकिन फिर भी हमने किसी विशेष क्षण पर मान लिया कि इसका ये वाला सिरा पॉजिटिव है और ये वाला सिरा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की तरफ इसमें विद्युत धारा बहेगी और हमने मान लिया कि ये विद्युत धारा आई है, तो इस प्रतिरोध से भी आई विद्युत धारा से बहेगी और इस तरीके से आ जाएगी। बच्चों ये जो विद्युत धारा है इसकी दिशा फिक्स नहीं होती, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी एक विशेष क्षण पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं अपनी कैलकुलेशन करने के लिए। अब देखो, अब हमें यहाँ पे ना केवीएल लगाना पड़ेगा। केवीएल से अब आपको लगेगा सर ये केवीएल क्या है? बच्चों ये केवीएल होता है किरचॉफ का वोल्टता नियम। किरचॉफ का वोल्टता नियम, किरचॉफ के वोल्टता नियम की सहायता से हम यह धारा का मान निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि किरचॉफ का वोल्टता नियम होता क्या है। तो बच्चों अभी आपको कुछ नहीं सोचना इसके बारे में, आप तो सिर्फ इतना मान लो कि किरचॉफ का वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि जितनी स्रोत की वोल्टता है ना उतनी ही वोल्टता इस प्रतिरोध की हो जाएगी, मतलब ऊर्जा की बिल्कुल भी हानि नहीं होगी। तो स्रोत की वोल्टता कितनी है? V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और इस वोल्टता को बराबर कर देंगे प्रतिरोध की वोल्टता के। तो किरचॉफ के वोल्टता नियम से हम ये कह सकते हैं कि जो Vm साइन ओमेगा टी है, मतलब जो प्रत्यावर्ती स्रोत की जो वोल्टता है ये बराबर हो जाएगी प्रतिरोध की वोल्टता के। और प्रतिरोध की वोल्टता कैसे निकालते हैं? अगर R प्रतिरोधक से अगर I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बच्चों ओम के नियम से हमें पता है किसके सिरों पर वोल्टता होती है, IR। तो ओम के नियम से इसके सिरों पर वोल्टता आ गई IR और ये किसके बराबर होगी? Vm साइन ओमेगा टी के, क्योंकि किरचॉफ का वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि जितनी स्रोत की वोल्टता होगी उतनी ही वोल्टता इस प्रतिरोध के सिरों पर होगी। तो प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता कितनी आई? IR। और बच्चों स्रोत की वोल्टता कितनी है? Vm साइन ओमेगा टी। इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। अच्छा सर, अब हम क्या करेंगे? यहां से बच्चों अपने को I का मान निकालना है। हमारा मेन टारगेट है I का मान निकालना। तो I बराबर हो जाएगा, यहां से मिलेगा अपने को Vm, R इधर पक्षांतरण कर दिया बटा R, और इधर आ गया बच्चों साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो Vm है ना ये वोल्टता का शिखर मान है और R इसका प्रतिरोध है। तो Vm वोल्टता का शिखर मान है और R इसका प्रतिरोध है। बच्चों Vm कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, इसको हम एक नया कांस्टेंट नाम डाल देते हैं और हमने इसको बोल दिया Im। तो I बराबर Im साइन ओमेगा टी, ये वाला इक्वेशन हमें मिला। हमें विद्युत धारा का मान निकालना था और विद्युत धारा का मान हमने निकाल दिया है। लेकिन अब बताना पड़ेगा कि यहाँ Im क्या है। तो बच्चों हम क्या कहेंगे, जहां Im बराबर हो जाएगा, देखो Im हमने किसको बोला है? Vm अपॉन R को। तो ये Im किसके बराबर हो जाएगा? Vm अपॉन R। यहाँ पे Im है धारा का शिखर मान और ये जो Vm है ये है वोल्टता का शिखर मान। ये जैसा हम इस सर्किट में कर रहे हैं वैसे ही आगे 3 परिपथ आएंगे और उन तीनों परिपथों में फिक्स चीजें रहेंगी। जैसा हम इसमें करेंगे वैसे ही उसमें करेंगे, इसलिए इस डेरिवेशन को, इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। अब इसके बाद हम इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेते हैं। तो बच्चों V का समीकरण तो अपने को सवाल में दिया गया था, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी और प्रत्यावर्ती वोल्टता। और उसके बाद हम बात करें एक धारा का समीकरण, तो ये कितना है? I बराबर Im साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। बच्चों अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है कला। हमें से सवाल पूछा जाएगा कि बताओ इसमें वोल्टता की कला कितनी है, बताओ इसमें धारा की कला कितनी है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे सबसे पहले अपन वोल्टता की कला निकालते हैं, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कला होती क्या है। तो वोल्टता की कला निकालेंगे और फिर धारा की भी कला निकालेंगे। बच्चों वोल्टता वाला जो समीकरण है ना, इसमें साइन के बाद जो भी लिखा हुआ आ रहा है, जैसे यहाँ पे साइन के बाद क्या लिखा हुआ आया है? ओमेगा टी। तो ये जो ओमेगा टी है ना ये कला कहलाती है। क्या कहलाएगी? कला। अगर इस समीकरण में कोस होता तो कोस के बाद जो भी लिखा हुआ आता वो उसकी कला बन जाती। उसी तरीके से धारा के समीकरण में
साइन के बाद जो लिखा हुआ आ रहा है ये इस धारा की कला कहलाएगी। तो इसका मतलब जो वोल्टा है उसकी कला कितनी हो गई बच्चों, ओमेगा टी। क्या हो गई बोलो, ओमेगा टी। और इसी तरीके से अगर अपने को धारा की कला निकालनी है कि बताओ धारा की कला कितनी है, तो हम धारा की कला भी क्या कहेंगे, ओमेगा टी। मतलब वोल्टा या धारा के समीकरण में, वोल्टा या धारा के समीकरण में बच्चों साइन या कोस के बाद जो भी लिखा होता है ना वो अपनी कला कहलाती है। तो यहाँ पे वोल्टा की कला हो गई ओमेगा टी और धारा की कला भी हो गई ओमेगा टी। अभी तक हमने क्या किया है, हमें जो प्रतिरोध दिया हुआ था उसको हमने प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के साथ जोड़ा हुआ था बच्चों, उसको हमने किरचॉफ के नियम की सहायता से हल किया और हल करने के बाद हमने धारा का मान निकाला और यहां से वोल्टा का मान पहले से पता था, फिर हमने दोनों की कला निकाली। चलो अब हम एक चीज और निकाल लेते हैं, जैसे हम आपसे ये कहें कि वोल्टा तथा धारा के मध्य कलांतर का मान कितना होगा, वोल्टा तथा धारा के मध्य कलांतर, वोल्टा तथा धारा के मध्य कलांतर, वोल्टा तथा धारा के मध्य कलांतर। बच्चों कलांतर को अपन व्यक्त कर देते हैं फाई से, ये अपने को निकालना है कि वोल्टा तथा धारा के मध्य कलांतर का मान कितना होगा। तो बड़ा सिंपल तरीका है, जब भी आपको ये कलांतर निकालना पड़े तो आप ऐसा करो कि वोल्टेज वाली कला लिख दो, वोल्टा वाली कला, और उसमें से माइनस कर दो धारा वाली कला को। तो बताओ वोल्टा की कला कितनी है, ओमेगा टी, धारा की कला भी ओमेगा टी। तो बताओ दोनों के मध्य कलांतर कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और फाइनली फाई का मान आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में, मतलब ये परिपथ ऐसा है जिसमें केवल प्रतिरोध ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ कह रहे हैं कि शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में वोल्टा तथा धारा की कला समान होती है और दोनों के मध्य कलांतर का मान 0 होता है। ठीक है, तो बच्चों यहां से छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं कि धारा का समीकरण क्या होता है, वोल्टा का समीकरण क्या होता है, वोल्टा की कला क्या होती है, धारा की कला क्या होती है, वोल्टा और धारा के मध्य कलांतर का मान कितना होता है। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लो फिर हम आगे चलेंगे। बच्चों अब देखिए, अब हमें तरंग आरेख बनाना है। वोल्टा तथा धारा का तरंग आरेख, इसके लिए हमें दोनों के सूत्र पता होने चाहिए। तो V बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी, और बच्चों I बराबर होता है Im साइन ओमेगा टी। यहाँ पे Vm धारा का Vm यहाँ पे वोल्टा का शिखर मान है और बच्चों Im धारा का शिखर मान है। और जब हमने डेरिवेशन करी थी तो हमने Im का मान बताया था कि जहां Im बराबर होता है बच्चों Vm अपॉन R, जहाँ पे Vm तो वोल्टा का शिखर मान है और R प्रतिरोध है। ठीक है, यदि हम ऐसा मान लें कि R का मान 1 से बड़ा है, जनरली बच्चों ऐसा ही होता है कि प्रतिरोध का मान 1 से बड़ा होगा, तो यदि R का मान 1 से बड़ा है तो उस वाली सिचुएशन में जो अपने को Im मिलेगा, मतलब जो धारा का शिखर मान मिलेगा वो अपने को Vm से कम मिलेगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम Vm को 1 से बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे तो पक्का हमें जो आंसर मिलेगा वो Vm से तो छोटा ही मिलेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि Im और Vm में से कौन बड़ा कौन छोटा, तो क्या कहेंगे Im और Vm में से Vm तो बड़ा हो जाएगा और Im छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ बनाने में हमारी हेल्प करेगा। तो बच्चों अब हमें सबसे पहले ना तरंग आरेख बनाना है। तो सबसे पहला तरंग आरेख हम बनाते हैं वोल्टा के लिए। इधर हम ले लेते हैं V और धारा भी ले लेते हैं क्योंकि हम I वाला कर्व भी बनाएंगे, और बच्चों इस अक्ष पर हम ले लेते हैं समय। ठीक है, तो ये स्मॉल t समय को व्यक्त कर रहा है और ये जो V और I है ये बच्चों धारा और वोल्टा को व्यक्त करेगा। हमें ग्राफ बनाना है, सबसे पहले अपन V वाला ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों V का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और I वाला जो ग्राफ बनेगा वो भी बनेगा I बराबर Im साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग। मतलब ये ग्राफ ना साइन के ग्राफ हैं, और साइन का ग्राफ कैसे बनता है ये आप सभी जानते हैं बच्चों, 0 से शुरू होगा और इस पैटर्न में बनेगा। ठीक है, चाहो तो आप इसके मान रख रख के अलग अलग मान निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन बहुत बेसिक ग्राफ है इसीलिए हम डायरेक्ट बना देते हैं कि इसमें साइन का कर्व बनेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन का फंक्शन है, इसीलिए हम V का कर्व बना देते हैं इस तरीके से। ये वाला जो कर्व है ये बच्चों V का बनेगा। ठीक है, लेकिन इस कर्व में एक बात का आप ध्यान रखना कि ये वाला लूप जितना है ना उतना ही ये वाला लूप बनेगा हमारा। भले ही दोनों लूप बराबर नहीं लग रहे हो, लेकिन जब आप प्रॉपर डायग्राम बनाओगे तो ये वाला लूप और ये वाला लूप दोनों बराबर बनेंगे। साइन के ग्राफ में ऐसा ही होता है। और बच्चों ये वाला जो पॉइंट आएगा ना, ये वाला पॉइंट तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 समय वाला है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा T/4, यहाँ पे कैपिटल T आवर्तकाल है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा T/2
ये वाला हो जाएगा बच्चों 3t/4 और ये वाला हो जाएगा कैपिटल T। मतलब एक आवर्तकाल के लिए हमने इसका ग्राफ बनाया है वोल्टा वाला, और जब समय का मान t/4 है, t/4, तो उस वाली सिचुएशन में देखो वोल्टा का मान अपने को अधिकतम मिल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस Vm लिख देंगे। यहाँ पे Vm वोल्टा का शिखर मान है या वोल्टा का अधिकतम मान है। उसी तरीके से जब समय का मान 3t/4 है ना, तो वोल्टा का मान अपने को अधिकतम मिला है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे -Vm से। तो ये वाली और ये वाली लेंथ तो बराबर है, लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बनाया है बच्चों V का। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये वाला ग्राफ बनाया है V बराबर Vm sin ωt का। ठीक है, उसके बाद हमें ग्राफ बनाना है धारा का। तो बच्चों धारा का समीकरण क्या है, I बराबर Im sin ωt। मतलब धारा और वोल्टा के मध्य कलांतर का मान 0 है, दोनों समान कला में है। बच्चों दोनों अगर समान कला में है तो दोनों का जो पैटर्न बनेगा ग्राफ का वो भी सेम ही बनेगा, क्योंकि जब दोनों समान कला में है ना, तो जहां पे धारा अधिकतम होगी वहां पे वोल्टा भी अधिकतम होगी, जहां धारा न्यूनतम होगी वहां वोल्टा भी न्यूनतम होगी। मतलब पैटर्न अपने को सेम ही मिलेगा। पैटर्न कैसा बनेगा ये चीज कला बताती है। यहाँ पे भी कला ωt है, यहाँ पे भी कला ωt है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो सेम ही पैटर्न बनेगा। लेकिन हाँ, एक चीज में अंतर आएगा बच्चों, हम जो सिचुएशन लेके चल रहे हैं उसमें धारा का शिखर मान वोल्टा के शिखर मान से कम है, मतलब Im Vm से कम है। तो जब हम ये ग्राफ बनाएंगे तो पैटर्न तो ऐसा ही बना देंगे, लेकिन शिखर मान में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। बच्चों ये जो डॉटेड लाइन से हम ग्राफ बना रहे हैं ये धारा वाला ग्राफ है, और इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि धारा का शिखर मान वोल्टा के शिखर मान से कुछ कम है। इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे +Im, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में धारा का शिखर मान हो गया, और ये यहाँ पे हम लिखेंगे -M, ये बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में धारा का शिखर मान हो गया -Im। वैसे देखो जहां पे वोल्टा का मान 0 है वहां धारा का मान भी 0 है, जहां वोल्टा का मान अधिकतम है वहां धारा का मान भी अधिकतम है, जहां वोल्टा का मान नेगेटिव डायरेक्शन में अधिकतम है वहां धारा का मान भी नेगेटिव डायरेक्शन में अधिकतम है। मतलब चीजें सारी एक जैसी हैं, लेकिन किसमें अंतर है बच्चों, केवल Vm और Im में अंतर है। और ये समीकरण किसका है, I बराबर Im sin ωt का। ठीक है, तो ये आरेख जो बना है इस आरेख को हम कहते हैं तरंग आरेख। ठीक है, अभी इसके बाद हमें फेजर आरेख भी बनाना है, लेकिन पहले आप इसको लिख लो फिर हम फेजर आरेख भी पढ़ेंगे। बच्चों अब अपने को ना फेजर आरेख बनाना है, तो फेजर आरेख बनाने के लिए भी हमें दोनों समीकरणों की आवश्यकता होगी। फेजर आरेख को आप कला आरेख भी कह सकते हो, फेजर आरेख कहें या कला आरेख कहें, दोनों का मतलब एक ही है। हालांकि फेजर एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन फिर भी ये हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाता है कई बार। तो हमें दो समीकरण दिए गए हैं, V बराबर Vm sin ωt, और क्या है बच्चों, I बराबर Im sin ωt। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो Im का मान है वो Vm के मान से कम है। ठीक है, तो इस वाली सिचुएशन में हमें दोनों का फेजर आरेख बनाना है, कला आरेख बनाना है। बच्चों कला आरेख एक ऐसा आरेख होता है जो हमें कला के बारे में आइडिया देगा कि उसकी फेज कितनी है, दोनों की फेज के बारे में हमें आइडिया देता है। तो सबसे पहले यहाँ हम एक सीधी रेखा बनाते हैं, और ये जो सीधी रेखा है इसको हमने मान लिया कि ये इस अक्ष से ωt कोण पर है। ठीक है बच्चों, ये हमने बेसिकली किसके लिए बनाया है, वोल्टा के लिए। वोल्टा की जो कला है वो ωt है, और वोल्टा का जो शिखर मान है वो कितना है, Vm। तो ये जो तीर की लंबाई है ना ये Vm को व्यक्त करेगी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, ये जो तीर की लंबाई है ये शिखर मान को व्यक्त करती है। ठीक है, तीर की जो लंबाई है वो किसको व्यक्त करेगी, शिखर मान को, मतलब उसका अधिकतम मान कितना है तो ये उसके शिखर मान को व्यक्त करेगी। तो बच्चों तीर की लंबाई है अपने पास ये यहां से लेके यहां तक, ये तो Vm को व्यक्त कर रही है, और ये कोण कितना है, ωt, मतलब कला का मान ωt है। तो ये वोल्टा का फेजर आरेख बन गया, बहुत आसान है। फेज को व्यक्त करने वाला आरेख ही फेजर आरेख कहलाता है। अब हमें जैसे वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहो तो यहां से एक लंबवत रेखा खींचो। ये लंबवत रेखा हमने खींच दी। तो बच्चों इस त्रिभुज में जो सामने वाली भुजा है उसका मान अगर अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण तो 90 डिग्री है, और ये कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और ये कर्ण है। तो अगर आपको लंब का मान निकालना है तो ये हो जाएगा Vm sin ωt। ठीक है, इसका मतलब ये वाली भुजा अगर Vm sin ωt है तो यहाँ अगर हम एक ऐसे लंबवत रेखा खींचे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है ये भी किसके बराबर होगी, Vm sin ωt के। तो अगर आप ध्यान से देखो
तो बच्चों Vm sin ओमेगा टी तो V के बराबर है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, V। तो ये जो फेजर आरेख हमने बनाया है ना, इसमें जो तीर की लंबाई है, ये तीर की लंबाई तो शिखर मान को व्यक्त करती है। जैसे अगर वोल्टा के लिए बात करें तो Vm हो जाएगा, और धारा के लिए अगर बात करें तो Im हो जाएगा। लेकिन इस वाले अक्ष पर ये जो लंबाई आई है ना, यहां से लेके यहां तक, ये उसके तात्क्षणिक मान को व्यक्त करेगी, ठीक है। क्योंकि V तो इसका तात्क्षणिक मान है ना वोल्टा का, क्योंकि ये तो निश्चित समय t पर है, निश्चित समय t पर मान है, इसीलिए हम v को तात्क्षणिक मान कह सकते हैं। तो ये इस अक्ष पर जो इसका प्रक्षेप है वो तो तात्क्षणिक मान को व्यक्त करेगा, और ये वाला जो मान है तीर की लंबाई, ये इसके शिखर मान को व्यक्त करेगा। लेकिन अभी तो ये फेजर आरेख सिर्फ वोल्टा का ही तो बना है, हमें तो धारा का भी बनाना है। तो बच्चों धारा के लिए आपको धारा का समीकरण देखना पड़ेगा। धारा का समीकरण क्या है, I बराबर Im साइन ओमेगा टी। मतलब इसमें भी आप ध्यान से देखो तो कला वही है, ओमेगा टी, तो इसका पैटर्न भी वैसा ही बनेगा। ओमेगा टी कोण पर ही एक रेखा बनेगी, लेकिन बच्चों इसी कोण पर दूसरी रेखा बनानी है तो आपको दिखेगी तो नहीं, मतलब आपको एक ही मानना पड़ेगा। लेकिन किसका अंतर है, उनके शिखर मान का। तो Im और Vm में से Im छोटा है और Vm बड़ा है, इसलिए इस यहाँ पे तो हम लिख देते हैं Vm, ये पूरी लंबाई तो Vm को व्यक्त करेगी, और Im करीब यहाँ पे मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सदिश है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो तीर की लंबाई है वो Im को व्यक्त करेगी। और अगर यहाँ हम इसका प्रक्षेप देखें तो ये प्रक्षेप यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रक्षेप आएगा ना बच्चों, ये कितना आ जाएगा, Im साइन ओमेगा टी। कितना प्रक्षेप आएगा बोलो, Im साइन ओमेगा टी। ये यहां से लेके यहां तक प्रक्षेप आया है, और इसी को हम बोल देंगे धारा का तात्क्षणिक मान, ठीक है। तो ये जो आरेख बनता है, इस आरेख को अपन बोलते हैं फेजर आरेख। हालांकि एक बार ये हमने समझाने के लिए इसमें थोड़ा सा बना दिया, हालांकि इनकी जरूरत नहीं है। तो आप चाहो तो फेजर आरेख आप सीधा ऐसे बना सकते हो कि आपको फेजर आरेख बनाने के लिए एक लाइन बनानी है, इस पे तो वोल्टा का शिखर मान लिख दो, कितने कोण पर है ये, ओमेगा टी कोण पर, और फिर नीचे यहाँ पे Im लिख दो बच्चों, ये हो जाएगा वोल्टा का फेजर आरेख, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा धारा का फेजर आरेख। इसका मतलब वोल्टा और धारा दोनों समान कला में है, जो कि अपन पहले देख चुके। इसका मतलब दोनों के बीच के कलांतर का मान कितना आ गया बच्चों, 0, ठीक है। बच्चों अब 2 टॉपिक और रह गए इसके। सबसे पहले अपन निकालते हैं तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति का मतलब शक्ति का एक ऐसा मान जो समय पर निर्भर करेगा। तो हम किसी निश्चित क्षण t पर शक्ति का मान निकालना चाहते हैं। तो शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI, ये तुम सब जानते हैं। शक्ति का सूत्र क्या है बच्चों, P बराबर VI। अब यहाँ V क्या है और I क्या है ये अपने को लिखना है। तुम तो शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ के लिए बात कर रहे हैं, और उसमें होता है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और बच्चों I बराबर होता है Im साइन ओमेगा टी। तो इसको हम नाम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। हम V का मान भी जानते हैं, I का मान भी जानते हैं, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर बच्चों अपने को समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखना है। तो देखो कितना मिलेगा, P बराबर है VI, V का मान रखो इसमें तो कितना होगा Vm साइन ओमेगा टी। बच्चों Im का मान रखो तो ये कितना हो जाएगा Im साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो P बराबर अपने पास आएगा, ये जो Vm और Im है ना, इनको तो हम एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा Vm, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों Im, और ये देखो साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमने शक्ति का मान निकाल दिया है, और ये शक्ति किसी निश्चित समय t पर आई है, किसी निश्चित क्षण t पर आई है, क्योंकि यहाँ पे t का मान आ रहा है बच्चों, इसीलिए इस शक्ति को अपन बोलते हैं तात्क्षणिक शक्ति। क्या बोलेंगे हम इस शक्ति को, तात्क्षणिक शक्ति, क्योंकि निश्चित समय t पर आई है, ठीक है। अच्छा आप चाहो तो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। चलो इसको हम नाम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या नाम डाल दिया बच्चों, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम औसत शक्ति और निकाल लेते हैं। ये तो हमने निकाल लिया तात्क्षणिक शक्ति, अब क्या निकाल ले हम, औसत शक्ति। औसत शक्ति भी बहुत आसानी से निकल सकती है, देखो कैसे निकलेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। औसत शक्ति मतलब P एवरेज। औसत शक्ति को हमने किससे व्यक्त कर दिया, P एवरेज से। बच्चों सबसे पहले तो तात्क्षणिक शक्ति का मान लिखो। तात्क्षणिक शक्ति किसके बराबर होती है, P बराबर अभी अभी निकाला हमने Vm Im
और यहाँ पे आया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये तात्क्षणिक शक्ति का मान होता है P बराबर Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमने जो अभी निकाला समीकरण 1 से वही लिखा है। अच्छा, अब इसका दोनों तरफ औसत ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो औसत शक्ति का मान निकालना है ना। तो क्या कहेंगे, दोनों तरफ औसत लेने पर, बच्चों दोनों तरफ औसत ले लेते हैं इसका। दोनों तरफ औसत लेने पर, तो हमने इसका दोनों तरफ औसत ले लिया। बच्चों दोनों तरफ औसत लेंगे तो देखो कितना मिलेगा अपने को। इधर तो आ जाएगा P एवरेज, औसत को आप ऐसे भी इस निशान से भी व्यक्त कर सकते हो, और इधर भी ये सिंबल लगा दो तो ये आ जाएगा Vm Im, और ये आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमने दोनों तरफ औसत का निशान लगा दिया, ठीक है। अब बच्चों औसत उस राशि का निकाला जाता है जो राशि समय के साथ परिवर्तित होती है। देखो Vm तो वोल्टता का शिखर मान है, Im बच्चों धारा का शिखर मान है, तो ये तो दोनों कांस्टेंट है, इन पर तो औसत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये तो औसत से बाहर आएंगे। तो यहाँ तो अपने को मिलेगा Vm, यहाँ मिलेगा Im। बच्चों औसत केवल किसका निकलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ठीक है। तो ये औसत आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान हम कैसे निकालेंगे। हालांकि आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सीधा मान याद रखना है। हम आपको बता देते हैं बच्चों कि एक पूर्ण चक्कर के लिए या एक पूर्ण आवर्तकाल के लिए, एक पूर्ण आवर्तकाल के लिए या फिर एक पूर्ण चक्कर के लिए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का जो औसत मान होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान ये होता है 1/2। ये आपको याद रखना है, एक पूरे चक्कर के लिए साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान 1/2 होता है। इसीलिए इसी प्रकार से जैसे अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा का औसत मान भी निकालना पड़े तो वो भी हो जाएगा 1/2, ठीक है। और साइन थीटा या कोस थीटा का मान अगर निकालना पड़े औसत मान एक पूर्ण चक्कर के लिए, तो उसका मान हमेशा 0 होता है, इस चीज को याद रखना। तो फिलहाल हम इसका मान रख देते हैं। तो औसत शक्ति P बराबर अपने पास आ जाएगी Vm Im, और बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना है, 1/2। तो ये औसत मान यहाँ पे हमने 1/2 लिख दिया है। अच्छा, अब क्या करें, अब इसको थोड़ा सा ना सोल्व कर लेते हैं। वैसे मेन काम तो अपना हो चुका है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें और इसको VRMS और IRMS के पदों में निकालना चाहते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये जो औसत शक्ति है P, ये किसके बराबर आएगी बच्चों, Vm, और यहाँ पे है Im, ये तो सेम है। और ये जो नीचे वाला 2 है ना, इसको 2 टुकड़ों में लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा √2 और यहाँ पे भी लिखा √2, ऐसा कर सकते हैं बच्चों। Vm Im ऊपर एज इट इज है, नीचे वाला जो 2 है उसको 2 पार्ट में कर दिया, √2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो Vm/√2 है ना, ये सूत्र होता है VRMS का, ठीक है। Vm/√2 किसका सूत्र हो गया, VRMS का। और ये जो Im/√2 है, ये सूत्र होता है बच्चों IRMS का, ठीक है। तो अपने पास औसत शक्ति का जो सूत्र आया है वो कितना आया है, VRMS IRMS। लेकिन एक बार बताना पड़ेगा, जहां VRMS क्या है तो हम लोग क्या कहेंगे, जहां VRMS बराबर है Vm/√2, और ये जो IRMS है, IRMS ये किसके बराबर आएगा बच्चों, Im/√2, ठीक है। तो ये VRMS हो गया और ये IRMS हो गया। तो इस तरीके से हमने शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ के लिए क्या क्या चीजें निकाली बच्चों। सबसे पहले तो हमने धारा I का मान निकाला है, फिर उसके बाद हमने दोनों की कला निकाली है, वोल्टा की कला और धारा की कला। फिर उसके बाद हमने कलांतर का मान भी निकाला है। फिर कलांतर निकालने के बाद हमने दोनों के कला आरेख बनाए हैं, तरंग आरेख बनाए हैं, फिर फेजर आरेख भी बनाए हैं। फिर हमने तात्क्षणिक शक्ति निकाली और अब औसत शक्ति का मान भी निकाल लिया, ठीक है। अब आप चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो शक्ति का समय के साथ, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम एक बार शक्ति का ग्राफ भी बनाते हैं। बच्चों शक्ति का ग्राफ बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें सीखना। जैसे शक्ति P का सूत्र होता है P बराबर VI, मतलब अगर हमें शक्ति निकालनी है ना तो उसके लिए आपको V और I को गुणा करना पड़ेगा। अब देखो सिंपल बच्चों वाली मैथमेटिक्स है कि यदि V और I दोनों का मान पॉजिटिव है, V का मान भी पॉजिटिव है, I का मान भी पॉजिटिव है, तो बच्चों इस वाली सिचुएशन में जो अपने को शक्ति मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। कैसे मिलेगी बोलो, पॉजिटिव, ठीक है। ये अपना पहला केस हो गया। हमने मान लिया कि V पॉजिटिव है, I पॉजिटिव है, तो बच्चों धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से गुणा करोगे, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरीके से मान लो कि V का मान नेगेटिव है और I का मान भी नेगेटिव है,
तो बच्चों इस सिचुएशन में भी जो अपने को शक्ति का मान मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब वोल्टा और धारा के चिन्ह अगर समान है ना, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो शक्ति का मान हमेशा आपको धनात्मक मिलेगा। लेकिन थर्ड केस में क्या है, हमने मान लिया बच्चों इनमें से कि कोई एक तो धनात्मक है और कोई एक ऋणात्मक है। मतलब थोड़ी देर के लिए मान लिया कि V का मान पॉजिटिव है और I का मान नेगेटिव है। अब ऐसा भी हो सकता है कि V का मान नेगेटिव हो, I का मान पॉजिटिव हो। मतलब कोई भी एक इनमें से पॉजिटिव होना चाहिए और कोई भी एक नेगेटिव होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जो अपने को शक्ति का मान मिलेगा बच्चों, वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, ये चीज हमारे काम में आएगी, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं शक्ति का। लेकिन बच्चों शक्ति का ग्राफ बनाने से पहले हम V और I के ग्राफ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक साथ ग्राफ बना देते हैं, V, I और P। वोल्टा, धारा और शक्ति तीनों के ग्राफ एक साथ बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो ग्राफ अपन बनाते हैं वोल्टा वाला। तो लूप का थोड़ा सा ध्यान रखना, एक लूप जैसा बनेगा वैसे ही दूसरा लूप बनेगा। सेम टू सेम साइन के कर्व में लूप सेम ही आकार के बनते हैं। ये ग्राफ ठीक साइन के जैसा बनेगा और दोनों लूप को समान आकार का बनाना। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन ने ग्राफ बना लिया बच्चों। ये वाला ग्राफ वोल्टा वाला ग्राफ है। हम समय के साथ ग्राफ बनाना चाहते हैं। यहाँ पे 0, ये आ जाएगा T/4, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों T/2, ये वाला हो जाएगा 3T/4 और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल T। मतलब एक संपूर्ण आवर्तकाल के लिए हमने ग्राफ बनाया है वोल्टा के लिए। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है ये वोल्टा के लिए है, V बराबर Vm sin ω/t के लिए। बच्चों ऐसा ही ग्राफ किसके लिए बनेगा, धारा के लिए। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, सिर्फ शिखर मान में अंतर आएगा। धारा का शिखर मान वोल्टा के शिखर मान से कुछ कम हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है डॉटेड ग्राफ, ये धारा के लिए आ जाएगा I बराबर Im sin ω/t। अब हमें शक्ति का ग्राफ बनाना है बच्चों। शक्ति का ग्राफ कैसे निकलेगा, अभी अभी हमने आपको बताया था कि शक्ति का मान निकालने के लिए हमें दोनों को गुणा करना पड़ेगा और दोनों को गुणा करके शक्ति का मान आ जाएगा। तो आप सोचो एक बार कि बच्चों इस तरीके से अपन ने शक्ति का ग्राफ बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब आप सोच के देखो कि 0 से T/2 अंतराल के लिए, 0 से T/2 अंतराल के लिए, मतलब इतने अंतराल के लिए हम बात कर रहे हैं कि V का मान कैसा है और I का मान कैसा है, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा ग्राफ को देख के कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसकी बड़ी सिंपल पहचान है। जैसे ये अपना समय एक्स है, तो समय एक्स से ऊपर जो भी चीजें होंगी ना बच्चों वो पॉजिटिव, और समय एक्स से नीचे जो भी होंगी वो नेगेटिव। तो 0 से T/2 तक देखिए आप, 0 से लेकर T/2 तक जो वोल्टा का मान है वो समय एक्स के ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों धारा का जो मान है वो भी समय एक्स के ऊपर है, मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 से लेकर T/2 तक, 0 से लेकर T/2 तक बच्चों वोल्टा भी पॉजिटिव है और धारा भी पॉजिटिव है। अगर वोल्टा भी पॉजिटिव और धारा भी पॉजिटिव, तो पक्का शक्ति का मान भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। इसीलिए शक्ति वाला जो ग्राफ है 0 से लेकर T/2 तक वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि V और I को जब गुणा करेंगे तो बच्चों राशि कुछ ना कुछ बढ़ेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास Im, यहाँ पे Vm, और ये अपनी शक्ति का अधिकतम मान आ गया। यहाँ पे इसको P मैक्सिमम बोल देते हैं, PM बोल देते हैं। ये शक्ति का अधिकतम मान आ गया। ठीक है, चलो अब T/2 से T अंतराल के लिए बात करो। तो T/2 से T अंतराल में देखो बच्चों, जो धारा वाला ग्राफ है ना डॉटेड पोर्शन, वो समय एक्स के नीचे है। जो वोल्टा वाला ग्राफ है वो भी समय एक्स के नीचे है। तो T/2 से T तक दोनों समय एक्स के नीचे हैं, इसका मतलब दोनों नेगेटिव होंगे। और हम सीख चुके ऑलरेडी कि जब V और I दोनों का मान नेगेटिव होगा तो इस सिचुएशन में भी जो शक्ति का मान है वो अपने को पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दोनों नेगेटिव हैं तो शक्ति का मान अपने को पॉजिटिव मिलेगा। तो मतलब जो ग्राफ आएगा ना वो सेम टू सेम ऊपर की तरफ ही आएगा और इस तरीके का ग्राफ अपने को मिलेगा। ये दोनों लूप एक जैसे बनेंगे और इस तरीके का पैटर्न अपने को मिलेगा। आप ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं, दोनों का लूप, दोनों की अधिकतम शक्ति का मान बराबर होगा और ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको बनाने का एक और तरीका था, वैसे आप ऐसे समझ सकते हो, चाहो तो एक और तरीका है। वो क्या है सर, कि हमने अभी अभी जो शक्ति का मान निकाला है उसमें आया है बच्चों Vm, Im और यहाँ पे आया है साइन स्क्वायर ω/t। मतलब ये वाला जो ग्राफ है ना ये साइन स्क्वायर ω/t का है।
ठीक है। तो बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है। देखो साइन के ग्राफ में तो एक लूप ऊपर और एक लूप नीचे होता है, मतलब साइन के ग्राफ में तो नेगेटिव लूप भी मिलता है, लेकिन बच्चों साइन स्क्वायर में तो नेगेटिव वाला कंसेप्ट ही खत्म, उसमें तो नेगेटिव का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए जो लूप नीचे बना है ना उसको पलट दो, ठीक। तो ये जो नीचे वाला लूप है ये ठीक पलट जाएगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसीलिए साइन स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है ना उसमें दोनों लूप ऊपर की तरफ बनते हैं, और शक्ति में तो साइन स्क्वायर का पद आ रहा था ना, इसीलिए इसमें तो साइन स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, इसीलिए कहां चला गया ये भी ऊपर। तो इसी के साथ ये जो अपना शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है वो खत्म होता है। तो बच्चों मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, सेम टाइम और सेम जगह।